नमस्कार दोस्तों, विजन आईएएस के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 1 जुलाई के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, यानी कि जो विजन आईएएस का कंटेंट आता है उसमें 1 जुलाई को क्या क्या इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लोथल में क्या कर रही है। एक पोर्ट है लोथल, यानी लोथल पोर्ट है गुजरात में खम्बाती खाड़ी में, उसको अच्छे से डेवलप करने की कोशिश कर रही है। दूसरा जो आर्टिकल दिया है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, क्योंकि जो सर्टेन है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है वो क्या करेगी, गाइडलाइन इशू की है उसने। और फिर 6 ईयर ऑफ जीएसटी कंपाइलेशन, यानी जीएसटी को लागू किए 6 साल हो गए, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स बताए गए हैं। फिर इन्होंने यूएस और इंडियन सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया है। फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में बताया है इन्होंने। फिर हम देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो क्या कर रही है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम बनाने की कोशिश कर रही है, यानी कार्बन ट्रेडिंग मार्केट बनाने की कोशिश की जा रही है इंडिया में, उनके बारे में देखेंगे। फिर जो कुछ संक्षिप्त ज्ञान दे रखी हैं, जैसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया है, तेजस के बारे में बताया है, महिला सम्मान सेविंग्स स्कीम के बारे में बताया है, सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी कि जो बंदरगाह जहाजरानी जो जलमार्ग मंत्रालय होता है, यानी कि जो वाटर के थ्रू जो परिवहन होता है उसका जो मंत्रालय होता है वो क्या कर रहा है, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहा है गुजरात में। कहाँ पर, जो लोथल बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, वहाँ पर। और जैसा कि आपको पता है लगभग 2400 BC के आसपास लोथल जो सिटी है, लोथल जो बंदरगाह है उसको डेवलप किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। तो उसको क्या किया जा रहा है, उसको हेरिटेज साइट बनाने की कोशिश की जा रही है और अच्छे से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वैश्विक पर्यटन का क्या हो सके, वो हब बन सके। तो यहाँ पे बताया है इसे, यहाँ पर क्या किया जाएगा, वर्ल्ड हाईएस्ट लाइट हाउस म्यूजियम, वर्ल्ड हाईएस्ट लाइट हाउस म्यूजियम लगाया जाएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एक्वाटिक गैलरी बनाई जाएगी, यानी ओपन एक्वाटिक गैलरी यानी कि समुद्री जीव जंतु, समुद्री जैव विविधता होगी उसको वहाँ से दिखाया जाएगा। और इंडिया द लार्जेस्ट नेवल म्यूजियम, वही नेवी का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया जाएगा इंडिया का, वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सके, इसलिए ये सब काम किया जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर थ्रू नेशनल कल्चर फंड बाई वे ऑफ ग्रांट, यानी कि जो पोर्ट शिपिंग एवं वाटरवेज मंत्रालय है और जो संस्कृति मंत्रालय है वो नेशनल कल्चर फंड यानी राष्ट्रीय संस्कृति निधि के द्वारा इसको क्या करेंगे, फंडिंग करेंगे। और यहाँ पे फिर बताया लोथल के बारे में, ये प्रोमिनेंट सिटी होता था किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे भारत में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बेहतर नगरीय सभ्यता मानी जाती थी, यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। और उसका समय लगभग 2600 से 1900 BC, यानी मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय 2600 BC से 1900 BC के आसपास माना जाता है। तो उसका ये पोर्ट था उस समय का। तो इसे ओल्डेस्ट मैन मेड पोर्ट बोला जाता है, डॉक यार्ड बोला जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड पोर्ट माना जाता है इसे। और ये नदी बताइए कौन सी नदियों के बीच स्थित था, भोगवा और साबरमती नदी के बीच में स्थित था, खम्बात की खाड़ी पर, खम्बाती खाड़ी में। इट वाज नॉमिनेटेड एज द यूनेस्को, यानी इसको 2014 में यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में शामिल करने के लिए नोटिफाई किया गया था, लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं मिला है। और फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया है कि उस समय की सबसे बेहतर और सबसे वैल्यूएबल सभ्यता होती थी, जैसे सुमेरिया की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, उन सब में सबसे बेहतर सभ्यता ये मानी जाती थी। तो और इसको बनाया किसके थ्रू जा रहा है, किस प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया जा रहा है, जो लोथल बंदरगाह है उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, सागरमाला प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी कि बंदरगाह जहाजरानी और जो जलमार्ग मंत्रालय है उसके द्वारा इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया के 9 स्टेट कोस्टल बॉर्डर बनाते हैं और जिनका एरिया कितना है, लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास इंडिया का बॉर्डर किससे टच होता है, वाटर से। तो वाटर वे यानी समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, क्योंकि समुद्र के द्वारा जो परिवहन होता है, जो वाटरवेज के थ्रू जो परिवहन होता है लॉजिस्टिक वाला, वो सस्ता पड़ता है, तो उसको और बेहतर तरीक़ा से डेवलप करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट लाया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है,
इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इश्यूड गाइडलाइन ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज़। यानी कि जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, ये क्या है? ये ऐसी टीम है, अगर नेशनल सिक्योरिटी का मतलब साइबर सिक्योरिटी का कहीं पे अटैक हो जाता है, साइबर सिक्योरिटी यानी किसी ने आपका आईडी, किसी ने आपका पासवर्ड, किसी ने आपका हैक करके जो वायरस वगैरह से हैक करके आपके मोबाइल का डाटा ले लिया, या किसी गवर्नमेंट के कंप्यूटर को हैक कर लिया, या गवर्नमेंट किसी पावर प्लांट को हैक कर लिया, या आर्मी के हेडक्वार्टर को इन्फॉर्मेशन ले ली, तो उसे बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मतलब अटैक। साइबर सिक्योरिटी के कुछ हैकर्स होते हैं बाहरी देशों में बैठे हुए, वो क्या करते हैं, हमारी संस्थाओं पर हमला करने की कोशिश करते हैं और हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। तो उसी साइबर अटैक्स, सॉरी साइबर अटैक्स कहते हैं, तो उसी को सिक्योरिटी दी जाती है। इंडिया में एक संस्था है सर्टेन, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, यानी उसमें रेस्पॉन्स कौन करती है? सर्टेन की टीम। तो उनके द्वारा कुछ गाइडलाइन बताई गई हैं सभी संस्थाओं को, सभी मंत्रालयों को और सभी सचिवालयों को कि आपके यहाँ ये मेजर्स होने चाहिए, तभी आप साइबर सिक्योरिटी से मतलब साइबर अटैक से क्या हो पाओगे? सिक्योर हो पाओगे। अब ये बताया गया है कि सर्टेन की स्थापना कब की गई थी? सर्टेन की स्थापना IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा धारा 70B के तहत की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि साइबर अटैक्स को नियंत्रित करने के लिए, साइबर अटैक्स जो होते हैं उन पर लगाम लगाने के लिए ये की गई थी। और ये बताया जा रहा है कि ये जो गाइडलाइन जारी की जा रही है इसके द्वारा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो जो भारत सरकार का इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के तहत जो भी संस्थाएं आती हैं उन सब पर ये लागू होगा। और क्या कि वही है जो एम बताया गया, रिड्यूस साइबर रिस्क, प्रोटेक्ट सिटीजन डाटा, यानी कि जो लोगों का डाटा है, क्योंकि आजकल सब डिजिटल होता जा रहा है, सब ऑनलाइन बैंकिंग होती जा रही है, तो लोगों का डाटा किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो कोई हैक करके उसे ठेस न पहुंचाए, उसे कोई चुरा न ले, इस वजह से भी ये साइबर सिक्योरिटी का मामला और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर इन्होंने बताया क्या क्या होगा इसमें। एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर बनाया जाएगा। और क्या होगा? फॉर्मुलेट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को और बेहतर किया जाएगा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट किया जाएगा ICT इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी प्रत्येक मंत्रालय में, संस्था में, विभाग में, सचिवालय में, सब जगह जाकर क्या किया जाएगा? इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट दिया जाएगा कि आपका जो ऑफिस है वो कितना सिक्योर है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। और डाटा बैकअप पॉलिसी, यानी अगर आपका डाटा चला भी जाता है तो आपके यहाँ प्लान क्या है? जैसे किसी ने डाटा हैक कर लिया, चोरी कर लिया, तो एक बार डाटा जाने के बाद बैकअप प्लान क्या है? कहाँ से लेके आओगे, रिस्टोर करोगे उस डाटा को? तो ये सब चीज़ें यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। फिर सर्टेन के बारे में बताया गया है, यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नोडल एजेंसी है जो किसके लिए काम करती है? साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट से निपटने के लिए काम करती है। और इसको वही धारा 70B में बनाया गया था IT एक्ट 2000 के द्वारा। और भी कुछ संस्थाएं हैं इंडिया में, जैसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लाई गई थी 2013 में, और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी है। ये क्या करता है? ये साइबर थ्रेट होते हैं, साइबर अटैक होते हैं, उस टाइम पर संस्थाओं के बीच में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है GST से रिलेटेड, क्योंकि 1 जुलाई 2023 को GST को लागू हुए 6 वर्ष हो गए हैं, और 1 जुलाई 2017 को इसको क्या किया गया था? इसको लागू किया गया था। तो अब कितने साल हो गए? इसे 6 साल हो गए। और ये क्या था? एक अप्रत्यक्ष कर में सुधार था, यानी जो मल्टी स्टेज टैक्स थे, जो वैट था और इस प्रकार के अप्रत्यक्ष कर टैक्स थे, उन पर इसे इनडायरेक्ट टैक्स थे, उन पर इसे लागू करने की कोशिश की गई थी, और वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट बनाने की कोशिश की गई थी। और जो GST का जो कॉन्सेप्ट है, पहली बार भारत में केलकर टास्क फोर्स थी, उसके द्वारा डिस्कस किया गया था 2003-04 में कि ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर यहाँ पे बताया है कि जो 279A आर्टिकल है उसमें एक GST काउंसिल बनाई गई है जो क्या करती है? फिस्कल फेडरलिज्म, यानी कि आर्थिक संघवाद को बढ़ावा देती है। अब बताया जा रहा है यहाँ पे अचीवमेंट क्या रहे इसके 6 वर्ष में और कंसर्न क्या रहे, यानी कि इससे सबसे पहला जो अचीवमेंट देखते हैं हम, तो इन्होंने बताया है कि जो टैक्स बेस है उसमें वृद्धि हुई है, यानी कि जो टैक्स देने वाले लोग थे पहले कम थे और अब क्या हो गए? अब टैक्स पेयर ज़्यादा हो गए हैं। यानी कि डाटा दिया इन्होंने 63.9 लाख टैक्स पेयर थे पहले, और अब कितने हो गए हैं? 1.40 करोड़ लोग हो गए हैं, यानी कि 1 करोड़ 40 लाख हो गए हैं। और पहले कितने देते थे?
63.9 लाख, यानी पहले लगभग 64 लाख के करीब लोग टैक्स देते थे और अब कितने हो गए, 1,40,00,000 के करीब लोग हो गए। और दूसरा क्या बताया है, मंथली एवरेज रेवेन्यू हैज़ ग्रोन, यानी जीएसटी का जो राजस्व है उसमें भी वृद्धि हुई है। पहले मंथली जो जीएसटी से कलेक्शन होता था अब उसका लगभग दोगुना कलेक्शन हो रहा है। जैसे 89.8 करोड़, यानी कि 89.8 करोड़ 2017 में आते थे, लेकिन अब कितने आ रहे हैं, 1.87 लाख करोड़ रुपए इससे आ रहे हैं जीएसटी से मंथली। प्रमोट इकोनॉमिक फेडरलिज्म, यानी कि जो एक आर्थिक संघवाद है, यानी देश और राज्य मिलकर काम करेंगे, केंद्र और राज्य, उसको भी क्या मिला है, इससे बढ़ावा मिला है। अदर बेनिफिट क्या हुए हैं, यानी जो स्ट्रक्चर है टैक्स का वो बेहतर हुआ है। और कास्केडिंग जो टैक्स था, कास्केडिंग इफेक्ट था, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, वो ख़त्म हुआ है। रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, यानी कि पूरे देश में एक समान चीज़ों के क्या हो गए हैं, रेट हो गए हैं, यानी कोई चीज़ यूपी में इतने की मिल रही है तो बिहार में, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी इतने की मिलेगी, जो इसके अंदर शामिल है। और इनवॉइसिंग सिस्टम हो गया है, यानी कि अब धोखाधड़ी पर क्या हुई है, इससे लगाम लगी है, क्योंकि पहले हाथ से पर्ची बनती थी, लोग अपने आप बना लेते थे, और अब ऑनलाइन होने की वजह से दिक्कत होती है, तो जो फ्रॉड है वो कम हुए हैं। फिर चिंताएं क्या हैं, मल्टीपल स्लैब्स, यानी बार बार बजट में या काउंसिल मीटिंग में इसकी जो स्लैब है वो चेंज की जाती है कि इस बार ये वस्तु इसमें होगी, इस बार ये वस्तु इसमें होगी, जिससे व्यापारियों को और ख़रीदारों को परेशानी होती है। उनको यही नहीं पता चल पाता कि इस बार जूते 12% था और अब 18% हो गया, तो फिर दिक्कत होती है। और जो अधिकारी होते हैं उनको भी दिक्कत होती है, टैक्स कैसे लगाना है, बार बार वो उसी में लगे रह जाते हैं। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन जीएसटी कंपनसेशन, यानी जीएसटी क्षतिपूर्ति का जो मुद्दा था वो भी क्या बना हुआ है, एक हाईलाइट मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि जब जीएसटी लाया गया था तब केंद्र सरकार ने ये बोला था कि अगर किसी राज्य को इससे नुकसान होता है तो हम उसे क्या देंगे, 5 साल तक कंपनसेशन देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। अनइक्वल वोटिंग स्ट्रक्चर इन जीएसटी काउंसिल, यानी जीएसटी काउंसिल है जो वित्त मंत्रालय के द्वारा हेड की जाती है, उसमें क्या है, अनइक्वल वोटिंग स्ट्रक्चर, यानी केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है, राज्यों के पास कम है, जिससे राज्य अपना पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं कर पाते। सर्टेन आइटम्स आर स्टिल आउट, यानी कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो अभी भी जीएसटी से क्या रखी गई हैं, बाहर रखी गई हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है। और क्या चैलेंज है, कमर्शियल फिलिंग, यानी कि जो हमारे देश में अभी भी इतने पढ़े लिखे और अवेयर लोग नहीं हैं, डिजिटल डिवाइड है, स्मार्टफोन नहीं चलाना जानते या इनके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो अपना जो जीएसटी है वो फिल नहीं कर पाते, उनको बहुत सारी दिक्कत होती है। एक्सपर्ट लोग हायर करने पड़ते हैं, उनको लोगों से बताना पड़ता है कि हमें टैक्स जमा करना है, ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। फेक इनवॉइसिंग हो जाती हैं अभी भी, तो ये सब इसको लेकर इशू अभी भी बने हुए हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे अगला नेक्स्ट टॉपिक है, यूएस सुप्रीम कोर्ट लिमिट्स एफर्मेटिव एक्शन इन कॉलेज एडमिशन, यानी कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सकारात्मक काम किए, उनके बारे में बताया। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देता है कि सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो ऐसे ही यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए, उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं हम। पॉजिटिव एक्शन डिस्क्रिमिनेशन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूएस टू काउंटर हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ प्रेजुडिस, यानी कि पूर्वाग्रह अगेंस्ट इंडिविजुअल, यानी कि ऐतिहासिक रूप से जिन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था उनको समाज में न्याय दिलाने के लिए, उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए, उनके पक्ष में आगे बढ़कर कोई डिसीजन देना, उसे कहते हैं पॉजिटिव एफर्मेटिव एक्शन। एक पॉजिटिव एक्शन होता है, जैसे हमारे यहाँ आरक्षण दिया गया, जो SC ST के लोग हैं उनको समाज में उनकी पोजीशन को बेहतर करने के लिए। ऐसे ही वहाँ पे क्या किया गया है, कुछ डिसीजंस दिए गए हैं जिससे उनका स्कूलों में एडमिशन हो सके। क्योंकि अमेरिका में क्या है, जो ब्लैक एंड वाइट्स का डिस्क्रिमिनेशन चलता है, ब्लैक्स को स्कूलों में नहीं बैठने दिया जाता था, गाड़ियों में नहीं चलने दिया जाता था, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन वहाँ पे वो ख़त्म किया गया। लेकिन हमारे यहाँ जातिवाद है, अमीर गरीबी है, और जो SC ST पॉपुलेशन है वो बहुत निचला तबका माना जाता है सोसाइटी में, तो उसके लिए हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने काम किए हैं। तो इन्होंने कुछ कंपैरिजन करके दिखाया है कि पर्पज़ क्या होते हैं इस पॉजिटिव एफर्मेशन के। तो इंडिया में क्या पर्पज़ रहे हैं कि जो सोसाइटी समाज का गरीब तबका होता है उसकी स्थिति को बेहतर करने के लिए। लेकिन यूएसए में क्या पर्पज़ रहते हैं, यूएसए में हैं जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेटेड हैं, क्योंकि यूएसए में काले और श्वेत लोगों का मुद्दा चलता रहता है, तो उनको न्याय दिलाने के लिए, जैसे रेस, नस्ल के आधार पर, जेंडर के आधार पर, और अयोग्यता मतलब विकलांगता के आधार पर वो इशू रहते हैं वहाँ पे। तो इंडिया में कुछ बताया गया, जैसे इंडिया में क्या किया गया था, आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4), यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट है 15(4) और 15
16/4 में भी क्या किए गए, कुछ प्रावधान किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। और वहाँ पे सिविल राइट एक्ट 1964 लाया गया था। और यहाँ पे 50% कोटा फिक्स किया गया इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद फॉर ओबीसी, एससी और एसटी, यानी जो एजुकेशन के फील्ड हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट के प्रोएक्टिव यानी आगे बढ़कर आने के बाद ही उनके लिए काम किया गया। इंदिरा साहनी जजमेंट के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि 50% कोटा जो ओबीसी, एससी और एसटी हैं उनके लिए रोजगार और शिक्षा में 50% कोटा फिक्स किया गया। यानी जो भी पढ़ाई की कॉलेजों में एडमिशन की सीट होंगी वो कितनी होंगी, 50% होंगी। और ऐसे ही रोजगार में 50% किसके लिए निकलेंगे, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। वेरियस अक्रॉस टैक्स स्टेट्स, तो वहाँ पे यानी वहाँ पे भी ऐसे के डिसीजन आए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल। फिर देखेंगे हम ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी अप्रूव्स ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, यानी इसमें है क्या, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है उसने ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड को क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। यानी वैश्विक जैव विविधता का जो फ्रेमवर्क है उसको कैसे फंडिंग की जाएगी, कैसे उसे कंजर्व किया जाएगा, उससे रिलेटेड एक फंड है। तो यहाँ पे कुछ ज़रूरी है, तो इसमें बताया गया कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, यानी जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसके लिए यहाँ पे ये काम किए जाएंगे। और क्या किया जाएगा, इसके लिए फंडिंग कहाँ से होगी, गवर्नमेंट, प्राइवेट और जो मतलब जो परोपकारी टाइप की संस्थाएं होती हैं जैसे बिल गेट्स हैं, और 8 थीमेटिक एक्शन। और इससे किया क्या जाएगा, जो बायोडाइवर्सिटी है वैश्विक स्तर पर उसको कंजर्व करने की कोशिश की जाएगी। और सबसे अच्छा जो टारगेट इन्होंने रखा है वो है 2030 तक 30% लैंड और सी को बायोडाइवर्सिटी के रूप में कंजर्व करना हर देश में, हर कंट्री में। यानी 30% क्या होनी चाहिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे टारगेट नहीं है क्या, प्रत्येक राज्य में 33% वन तो कम से कम उसकी लैंड का होना ही चाहिए, ऐसे ही इसमें टारगेट रखे गए हैं। और फिर इन्होंने बताया है, वो तो हमने देख ही लिया कि इसकी फंडिंग कहाँ से होगी, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर नोटिफाइज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, यानी जो पावर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा क्या किया गया है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लाई गई है। क्यों लाई गई है, क्योंकि जो वैश्विक स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग होती है, कार्बन सर्टिफिकेट बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, ऐसे इंडिया में एक मार्केट बनाई जाएगी और कार्बन के जो सर्टिफिकेट है उनका ट्रेड किया जाएगा। ये क्या होती है कार्बन ट्रेडिंग, यानी कि जो ऐसी संस्थाएं जो ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं, ज़्यादा एमिशन करती हैं, उनको एक सर्टिफिकेट खरीदना होगा 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। क्या हम इसे कम तो नहीं कर पा रहे, लेकिन हम ये सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं, 1 करोड़ का, 2 करोड़ जितने का भी होगा, और उस संस्थान से वो संस्थान इस सर्टिफिकेट को बेचेगी जो कम एमिशन कर रही है। यानी कि कोई कंपनी ए है और कोई कंपनी बी है, तो जो बी कंपनी है वो क्या कम पॉल्यूशन करती है और कंपनी ए क्या करती है, ज़्यादा पॉल्यूशन करती है, तो कंपनी ए को कंपनी बी से वो सर्टिफिकेट खरीदना होगा। और ये मार्केट होगी कार्बन मार्केट, उसमें इसको बेचा जाएगा। तो नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की एक मार्केट बनाई जाएगी, कार्बन मार्केट उसे कहा जा रहा है। इस स्कीम के थ्रू उसके बारे में ही बात की गई है कि कैसे उसकी परचेजिंग होगी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी ऐसी मार्केट हैं जो क्या करती हैं, देशों से, जैसे इंडिया के कार्बन क्रेडिट हैं, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट है, उनको खरीदते हैं, या यूएसए कार्बन सर्टिफिकेट हैं, तो ऐसे उन देशों के बीच में वैश्विक स्तर पर भी बेचे जाते हैं। लेकिन भारत में ही इन चीज़ों को करने के लिए कार्बन मार्केट बनाई गई है, क्योंकि हम अपने राज्यों, अपने यहाँ की कंपनियों के बीच में इस काम को कर सकें। तो इसके बारे में इसने जो पावर मिनिस्ट्री है कार्बन ट्रेडिंग स्कीम लेकर आई है। और इन्होंने यहाँ पर कुछ टारगेट भी रखे हैं, जैसे इनका टारगेट क्या है, डिकार्बनाइजिंग इकोनॉमी बनाना है और 45% कट करना है 2005 के लेवल में 2030 तक। यानी कि 2005 में जो एमिशन रेट था उसको लेकर 45% कट करना है 2030 तक। और कार्बन ट्रेडिंग स्कीम बाद फर्स्ट, और इसको कब पहली बार कब अनाउंस किया गया था, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, यानी जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम था 2001 वाला, उसमें से अनाउंस किया गया था, जिसे 2022 में क्या किया गया है, संशोधित किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम में नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी, इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड बनाया जाएगा, हेडेड बाय पावर एंड एनवायरनमेंट सेक्रेटरीट, यानी जो शक्ति मंत्रालय है और जो पर्यावरण वाला मंत्रालय है उसके जो सचिवालय होंगे वो इसे हेड करेंगे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या करेगी, इसमें
एक संस्था है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वुड बी द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर कार्बन मार्केट एंड सेट टारगेट्स फॉर रिडक्शन। ये क्या करेगी, ये एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करेगी और कार्बन मार्केट सेट करेगी और कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट इशू करेगी। यानी कि कौन करेगी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट इशू। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन विल बी रेगुलेटर फॉर ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ये क्या करेगा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रेगुलेटर होगा इन सब चीज़ों का। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर इन्होंने कार्बन क्रेडिट के बारे में बताया क्या होता है, यानी कार्बन का व्यापार होता है एक तरह से कार्बन एमिशन के तौर पर, यानी 1 टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करने पर उसको एक सर्टिफिकेट खरीदना होता है। जो ज़्यादा कर रहा है और जो कम कर रहा है उसे वो बेचता है। जैसे फिर कुछ संक्षिप्त की मैं न्यूज़ दी हैं, जैसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया है। इनकी नियुक्ति की गई है। अभी एक कमेटी थी जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की गई थी। कौन होता है सॉलिसिटर जनरल, यानी कि जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो अटॉर्नी जनरल होते हैं। भारत का सबसे बड़ा विधि व्यक्ति होता है, यानी कानून का सबसे बड़ा सलाहकार होता है अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 में उसका मेंशन किया गया है। उसकी ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। एक तो होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, दूसरे होते हैं इनके साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन दोनों को क्या किया गया, रीअपॉइंट किया गया है अभी। और कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक कमेटी होती है वो सिफारिश करती है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष होता है। और जब गवर्नमेंट चाहे तब इनको हटा सकती है। और इनका काम क्या है, गवर्नमेंट को लीगल मैटर पर एडवाइस देना। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताया। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, यानी जो चुनावी फंडिंग होती है, पार्टियों को जो फंडिंग की जाती है उसको ऑनलाइन तरीके से या बैंकिंग के थ्रू किया जाए, उसे कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। यानी एक बॉन्ड खरीदा जाता है कि हम इस पार्टी को चंदा देना चाहते हैं बैंक के थ्रू, और वो चंदा उस पार्टी के पास जमा करने पर पहुंच जाता है। इससे क्या फ़ायदा है, इससे बैंक के थ्रू लेन देन होता है, तो इससे ब्लैक मनी पर रोक लगाने में भी आसानी होती है। और ये भी पता चल जाता है किस पार्टी को कितने पैसे मिले और किसके पास कहाँ से पैसे आए। तो ये यानी इलेक्टोरल फंडिंग को, यानी चुनावी फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए काम किया गया था। 2017-18 में इस तरह के बॉन्ड लाए गए थे। और अभी गवर्नमेंट के द्वारा 27वीं सेल को परमिशन दी गई है। और इसमें 15 दिन का टारगेट होता है। यानी अगर आपने एक बॉन्ड खरीद लिया तो 15 दिन तक आप उसे वैलिड है, वो नहीं तो एक्सपायरी डेट निकल जाएगी 15 दिन बाद। और ये 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 की मल्टीपल में होते हैं। और SBI क्या है, SBI इनके लिए क्या होती है, मेन बैंक है। यानी SBI को पूरा जिम्मेदारी दी गई है खरीदने की। SBI से खरीदा जा सकता है, वहीं पर जमा किया जा सकता है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम लाई गई है, क्योंकि गवर्नमेंट में बजट 2023-24 में गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होगा, और अब क्या किया गया, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं या जो एलिजिबल प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनमें इस स्कीम के तहत सर्टिफिकेट देने की परमिशन दी गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें क्या होगा, अगर कोई महिला अपनी सेविंग अकाउंट में या किसी में कोई बॉन्ड खरीदती है तो उसे 7.5% का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा और उसे छूट मिलेगी। और इसकी मैच्योरिटी डेट रखी गई है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की 2 साल तक। फिर तेजस के बारे में बताया गया है। तेजस क्या है, क्या बताया गया है, तेजस आज के समय भारतीय वायुसेना में अपने 7 साल पूरे कर चुका है। और 4.5 जनरेशन का हल्का लड़ाकू विमान है, जो ऑल वेदर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट भी माना जाता है। जिसे किसके द्वारा बनाया गया था, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। क्या है इसकी विशेषता, क्या है, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, लाइटेस्ट है, यानी कि स्मॉलेस्ट भी है, हल्का भी है। और रिफ्यूलिंग, यानी उड़ते समय इसमें क्या की जा सकती है, रिफ्यूलिंग की जा सकती है। फिर इन्होंने बताया सुबनश्री पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ 2000 मेगावाट। यानी कि जो राष्ट्रीय जलीय ऊर्जा निगम है, यानी कि जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, उसके द्वारा सुबनश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। और अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो ये भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होते हैं, यानी नदी के ऊपर जो बांध बना के बिजली बनाई जाती है ना, उसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक। जल विद्युत परियोजना जो होती हैं, ये किस पर बनाया जा रहा है, सुबनश्री नदी पर बनाया जा रहा है। और सुबनश्री किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और कहाँ पर बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर।
तो यही बताया गया यहाँ पे कि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कितने मेगावाट की होगी? 2000 मेगावाट की होगी। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पे बात की गई है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में अन्नामलाई की जो पहाड़ी है वहाँ पर ये स्थित है। और जो पलक्कड़ गैप है उसके साउथ में, और वेस्टर्न घाट वाली जो पश्चिमी घाट वाली रेंज है वहाँ पर ये स्थित है। फिर WMO यानी कि जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन होता है उसके द्वारा ओजोन को लेकर एक बुलेटिन यानी एक न्यूज़ जारी की गई है, एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें बताया गया है कि जो ओजोन का जो डिप्लीशन है वो कैसे कम हुआ है, लगातार कम होता जा रहा है। और अब 99% ओजोन क्या हो गई? रिकवर हो गई है। यानी जो ओजोन लेयर में क्षरण हो रहा था उसमें क्या पाई है हमने? रिकवरी पाई है। क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में, उसके थ्रू टारगेट रखे गए थे ओजोन लेयर को, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऐसी हानिकारक गैसें थी उनके कम करके ओजोन लेयर को बचाने का टारगेट रखा गया था, जिनमें अब बहुत अच्छी तरीके से क्या कर रहे हैं हम? रिकवरी पा रहे हैं। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से हमने क्या किया है? इम्प्लीमेंट किया है। और लगभग 99% जो सबस्टेंस थे ओजोन लेयर डिप्लीशन यानी ओजोन लेयर को हानि पहुंचाने वाले सबस्टेंस थे उन पर हमने रोक लगाई है। और फिर बता रहे ओजोन लेयर मिलती कहाँ है? जैसा कि आपको पता है समताप मंडल होता है उसमें लगभग 90% ओजोन की परत मिलती है, और थोड़ी बहुत ओजोन 10% जो मिलती है वो मिलती है क्षोभ मंडल के ऊपरी स्तर में। फिर जोमिड्रक के बारे में बताया जो कि हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, USA की न्यूज़ है। फिर ओलचाकी स्क्रिप्ट यानी संथाली भाषा है उसकी एक लिपि है ओलचिकी स्क्रिप्ट। उसके लिए प्रधानमंत्री ने कुछ कहा था, तो वो जो उनका एक त्यौहार है संथाल जनजाति का हुल दिवस यानी हुल दिवस मनाया गया है वहाँ पे। ओलचकी स्क्रिप्ट संथाली लैंग्वेज को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे शामिल किया गया था। किसमें? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। ओलचिकी स्क्रिप्ट दी किसके द्वारा की गई थी? ये 1925 में रघुनाथ मुर्मू नाम के व्यक्ति थे, उनके द्वारा इस स्क्रिप्ट का मतलब इन्वेंशन या उनके द्वारा ये बनाई गई थी। संथाली इज ए मुंडा लैंग्वेज। और कहाँ पे बोली जाती है? मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और झारखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये बोली जाती है। वैसे उड़ीसा में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में भी इसके कुछ बोलने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये भाषा बोली जाती है। और भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 7.3 मिलियन लोग संथाली लैंग्वेज बोलते हैं। फिर एक पर्सनैलिटी न्यूज है स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिनका जन्म कब हुआ था? 1889 और डेथ कब हुई थी? 1950 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गाजीपुर UP। इन्होंने क्या किया था? किसानों के लिए कुछ आंदोलन किए थे, जैसे ऑल इंडिया किसान सभा, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी और जिसकी पहली मीटिंग लखनऊ में हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। यानी किसानों के मुद्दों को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर, किसानों को राइट को लेकर इन्होंने बहुत सारा काम किया था इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में। इसके लिए इन्हें याद किया जाता है। तो एथिक्स में आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे करेज, लीडरशिप, इनकी कुछ क्वालिटीज़ थी, इनकी कुछ वैल्यूज़ थी जो इन्होंने की थी वहाँ पे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।